हेलो मेरे फ्यूचर के लेखपालों। तो आई होप यू ऑल गुड। आज हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 5 होने वाला है और जिस चीज़ के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो है प्रदूषण और उसके बचाव नीति कि भैया रोकने के लिए क्या क्या चीज़ें हमने की है, ठीक है, गवर्नमेंट ने। और पॉल्यूशन है क्या? तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि भाई हम लोग पॉल्यूशन के बारे में बात करें कि ये पॉल्यूशन है क्या। ओके, पॉल्यूशन बोले ठीक है। तो भैया पॉल्यूशन है क्या, प्रदूषण है क्या? ये है कुछ लाइक एडिशन ऑफ अनडिजायरेबल मटेरियल, कुछ अवांछित कण, अवांछित कणों का वातावरण में शामिल होना। ठीक है, अब ये वातावरण में शामिल हो गए जिसकी वजह से क्या होगा, प्रदूषण होगा। अब ये जो शामिल हुए हैं वो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से भी हो सकते हैं या फिर नेचुरल भी हो सकते हैं। अब ये शामिल तो हो गए, क्या सिर्फ शामिल करने को ही हम प्रदूषण कहेंगे? नहीं, इसके साथ एक चीज और होनी चाहिए कि शामिल होने के साथ साथ वो ह्यूमन हेल्थ पर भी इफेक्ट करे, ह्यूमन हेल्थ पर इफेक्ट। तो वो क्या है? वो प्रदूषण है, पॉल्यूशन है। अब पॉल्यूशन एक वर्ड्स और आता है जिसे हम बोल रहे हैं पॉल्यूटेंट। तो ये पॉल्यूटेंट क्या है? यही जो अवांछित कण है इन्हीं को पॉल्यूटेंट बोल रहे हैं। मींस कि पॉल्यूटेंट की वजह से ही पॉल्यूशन होता है। अब पॉल्यूटेंट क्या है, क्या हो सकता है? ठीक है, अब देखो अगर मैं बात करूं रिलीज पैटर्न के आधार पर, हालांकि करने के लिए हम और भी है एग्जिस्टेंट के बेसिस पर वो उतना आपके काम का नहीं है। आपको याद रखना है कि रिलीज रिलीज पैटर्न के आधार पर, ठीक है। अब रिलीज पैटर्न देखें, देखो पॉल्यूटेंट्स रिलीज पैटर्न जिनकी वजह से पॉल्यूशन होता है। तो रिलीज पैटर्न में ये होते हैं दो टाइप के, एक आ गया आपका प्राइमरी, ठीक है, और दूसरा है सेकेंडरी। अब इनके बारे में आपको दो तीन चीजें जाननी जरूरी है। प्राइमरी क्या है? जो डायरेक्ट वातावरण में छोड़ दिए जाते हैं, डायरेक्ट वातावरण में छोड़े। और ये सेकेंडरी वाले, ये इंटरेक्शंस मतलब अंतःक्रिया से बने हैं। किसके साथ अंतःक्रिया? प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के साथ, प्राइमरी के साथ। अब भाई एग्जाम्पल क्या हो सकता है जो डायरेक्ट वातावरण में छोड़ दिए गए हैं? जैसे CO2 डायरेक्ट निकल गई, ठीक है, प्लास्टिक डायरेक्ट, ठीक है, और आप देखोगे कि SO2 डायरेक्ट गई। ऐसे ही सेकेंडरी में कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मैं बात करता हूँ BHT की, ठीक है, और ओजोन जो हमारा क्या है, बेड ओजोन है, ठीक है, जो ट्रोपोस्फोरिक ओजोन होता है क्षोभमंडल में ऊपरी लेवल पर, वो क्या है, वो हमारा बेड ओजोन है, ठीक है। उसके बाद आप बात कर सकते हो पेरोक्सीएसिटाइल नाइट्रेट की, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए। अब जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स जो होते हैं वो लेस टॉक्सिक होते हैं, ऐसा इनके बारे में बोला जाता है। लेस टॉक्सिक का मतलब कम हानिकारक होते हैं, और ये जो है ये ज्यादा हानिकारक होते हैं। ज्यादा क्या होंगे? ये हानिकारक होंगे, ठीक है। ओके, चलिए अब ये तो हो गया आपका रिलीज पैटर्न के बेसिस पर। अगर आप इनको अगर डिवाइड करते हो और लाइक इकोसिस्टम के बेसिस पर, ठीक है, तो उसमें क्या हो सकता है? एक मिनट, ये अभी सही हो रहा है। तो ये क्या हो सकते हैं? ये देखो ये, ठीक है, ज्यादा हानिकारक है। ये चीज आपको पता हो गई।
अब एक मैं बात करता हूं आपसे रिलीज पैटर्न के बेसिस पर। ठीक है, आ जाओ। एक हम देख लेते हैं रिलीज पैटर्न, या फिर लाइक रिलीज पैटर्न तुमने देख लिया, ये है हम इकोसिस्टम के बेसिस पर। टू टाइप्स, यहां पर भी टू टाइप्स है। वे कौन कौन से हैं? एक तो है आपका बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, ये पूछ लेता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। और एक होगा आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, अब भाई इनके अंदर बताने की जरूरत तो है नहीं, बायोडिग्रेडेबल जो डिग्रेड हो जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू। एग्जाम्पल्स है आपका जैसे वेस्ट हो गया, या फिर डेड डिके हो गया। ठीक है, और ये चीज़ डेड डिके वाली, वेस्ट वाली तो मैंने आपको इकोसिस्टम वाले में बताई है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल ये क्या है? ये प्लास्टिक हो गई। ठीक है, तो ये मैंने आपके पोल्यूटेंट्स की कैटेगरी आपको बता दी रिलीज पैटर्न के बेसिस पर, इकोसिस्टम के बेसिस पर, जिनकी वजह से क्या होता है, प्रदूषण फैलता है। ठीक है, अब पोल्यूटेंट्स कुछ भी हो सकते हैं पर्यावरण के अंदर। अब सारी चीज़ें मैंने बता दी, क्या क्या गैसेज भी हैं, कुछ वैसी चीज़ें भी हैं, जैसे हम आगे बात करेंगे प्लास्टिक पॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के बारे में, नॉइज, सॉइल, एयर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, आ जाइए आप एयर पॉल्यूशन के बारे में। ठीक है भैया, तो एयर पॉल्यूशन के बारे में क्या है, लाइक कोई भी सॉलिड या फिर लिक्विड या फिर कुछ गैसियस, कुछ ऐसे सब्सटेंस हमारे वातावरण में या फिर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, जो कि डायरेक्ट तरीके से या फिर इनडायरेक्ट तरीके से क्या करते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लाइक ह्यूमन को, जैसे हम इंसान हैं, जानवरों को, ठीक है, उनको क्या करते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। अब यहाँ पर भी देखो, मैं आपको ये देखो, ये क्या है, ये एक एग्जाम्पल है किसका, ये आपको इमेज दिख रही होगी, ये क्या है, ये देखो एयर पॉल्यूशन का, देखो कितना कितना पॉल्यूशन, देखो धुंध धुंध सी दिख रही है, कुछ दिख नहीं रहा साफ। क्या है ये एयर पॉल्यूशन है। अब करने के लिए मैं आपको बहुत सारे पोल्यूटेंट्स बता सकता हूँ इसमें, जैसे तक पोल्यूटेंट्स अगर आप देखोगे, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, CO2 हो गया, ठीक है, ओजोन हो गया, SO2 हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, एस्बेस्टस हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ। बट हमें सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस नहीं करनी है, हमें मेन मेन चीज़ें देखनी है जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में आप देख सकते हो कि जो CO है, इसके बारे में, ये क्या है, ये इनकम्प्लीट कंबसन, लाइक जैसे मैं लकड़ी जला रहा हूँ, लकड़ी जलाई, वो पूरी नहीं जली, तो उसकी वजह से जो निकल रहा है ना धुआं, वो क्या है, वो CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड है वो। ठीक है, इनकम्प्लीट कंबसन। ठीक है, और ये भारी होती है एयर से, डेंस देन एयर। ये चीज आपको याद रखनी, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो डेंस होती है, भारी होती है एयर से। ठीक है, डेंस, सॉरी स्लाइटली लेस डेंस, ठीक है, लेस डेंस, हल्की होती है एयर से। ठीक है, और जो CO है, CO2, ये क्या है, ये हैवियर देन एयर है, हैवियर देन एयर। ठीक है, CO2 भारी होती है और CO जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो थोड़ी हल्की होती है एयर से। ठीक है, अब यहीं पर मैं आपको दो तीन वर्ड्स बताऊंगा इसी के अंदर ही, एयर पोल्यूशन के अंदर। एक तो है आपका फोटोकेमिकल स्मोक। ठीक है, फोटोकेमिकल स्मोक, इसी का एक दूसरा नाम है लॉस एंजल स्मोक। ठीक है, ये जो नाम है ये याद रखने आपको कि लॉस एंजल स्मोक किसको बोलते हैं, फोटोकेमिकल स्मोक को बोलते हैं। ठीक है, तो जो ये फोटोकेमिकल स्मोक है वो क्या है? ठीक है, जब लाइक जो ये आपके नॉक्स वगैरह हो गए, या फिर जैसे NO2 या फिर N2O, ठीक है, नॉक्स या फिर वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, वो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट,
रिएक्ट करते हैं, तब वो फोटोकेमिकल स्मोक बनाते हैं, फोटोकेमिकल स्मोक वो बनाते हैं। ठीक है, यही चीज आपको याद रखनी है। एक तो फोटोकेमिकल स्मोक हो गया, जैसे हम लॉस एंजल्स स्मोक बोल रहे हैं। ठीक है, और एक है आपका सल्फर स्मोक। ठीक है, ये तो फोटोकेमिकल स्मोक हो गया, एक है सल्फर स्मोक। इस सल्फर स्मोक को क्या बोलते हैं? इसका सेकंड नाम है लंदन स्मोक, क्योंकि लंदन में दिखाई दिया था, इस वजह से इसे लंदन स्मोक बोल रहे हैं भाई। ठीक है, और ये सल्फर के बारे में तो आपको पता भी होगा, SO2 के बारे में, सल्फर डाइऑक्साइड, ये एसिड रेन में भी है, कंट्रीब्यूट करती है। ओके, तो ये दो चीजें मुझे आपको बतानी थी इसमें, एयर पोल्यूशन वाले में, जहां से क्वेश्चन आ सकता है आई थिंक। ठीक है भैया, ओके, ये हो गया। हालांकि इसके लिए पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं, CO2, O3, SO2, N2O, ठीक है, फिर वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी ऐड कर सकते हैं हम लोग, पार्टिकुलेट मैटर जो PM 2.5, 0.5, ठीक है, 0.02 माइक्रोन मीटर, ये सभी हैं। हालांकि उनके और ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है कि इनकी वजह से क्या होगा क्या नहीं होगा, सबके हेल्थ इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा है, कोई कैंसर में है, कोई किसी चीज़ में है। ठीक है, अब दो चीज़ जो काम की थी वो मैंने आपको बता दी, उतना ही आपके लिए कंपलसरी, इतना ही आपके लिए बहुत है। और यहीं से ही अगर आपका क्वेश्चन आएगा तो यहीं से ही आएगा अगर आया तो। बाकी इसके अंदर दो चीज़ें जो फ्लाई एश और एसिड रेन, वो मैं आपको लास्ट में करवाऊंगा। ठीक है, अब भाई हमने ये तो देख लिया कि इसकी वजह से, एयर पोल्यूशन की वजह से बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए क्या हो रही हैं, नुकसानदायक हो रही है। ठीक है, यहाँ आपने देख लिया ये चीज़, बट क्या हम इस चीज़ को रोकने के लिए भी कोई प्रोसेस लगा रहे हैं या फिर कुछ चीज़ें कर रहे हैं? तो बिल्कुल है। अगर मैं प्रिवेंशन की बात करूं, प्रिवेंशन ऑफ एयर पोल्यूशन, यहां से क्वेश्चन आपका बनेगा, क्योंकि प्रोटेक्शन, लाइक आपको पता है पर्यावरण को बचाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें पूछी गई हमारे सिलेबस में है। ठीक है, क्षरण, बचाव, ये सारी चीज़ें। तो यहां पर मुझे जो बताना है वो फर्स्ट तो है आपका, एक तो है नॉक्स, जिसे हम बोल रहे हैं नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। ठीक है, अब ये क्या है? इसमें कुछ पोल्यूटेंट्स को इंक्लूड किया गया है, जिनको क्या करना है, जिनको हमें लाइक उनका यूज करने से, या फिर यूज जो है वो कम करना है। ठीक है, उनको वातावरण में रिलीज नहीं होने देना है, कम से कम होने देना है। ठीक है, ये चीज हमारे लिए जरूरी है। ओके, तो यहां पर कुछ 12 पोल्यूटेंट्स शामिल किए गए हैं इसमें। अब वो क्वेश्चन आ चुका है यहां से, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अब क्वेश्चन किस तरीके से आया था कि निम्न में से कौन सा पोल्यूटेंट जो है वो नॉक्स के अंदर शामिल नहीं है या फिर नॉक्स में शामिल है, इस तरीके से वो क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है भैया, तो इस वजह से मुझे आपको ये बताना पड़ रहा है। अब 12 पोल्यूटेंट्स में कौन कौन शामिल हो सकता है, अब आप सोचो। 12 पोल्यूटेंट्स में SO2, NO2, PM2.5, PM10, ओजोन, लेड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, आर्सेनिक और निकेल। ठीक है भैया, C6H6, ठीक है, और बेंजोपायरिन। ये चीज इसमें 12 पोल्यूटेंट्स जो है वो शामिल किए गए हैं। ठीक भैया, एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर, तो ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद सेकंड है, एक है हमारा खुद का नेशनल, ये भी हमारा ही है नॉक्स जो है। ठीक है, पर यहां पर नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, जैसे निकालते ही, जैसे दिल्ली के अंदर देख लो कितना ज्यादा मतलब पॉल्यूशन हुआ पड़ा है। मतलब ऐसा लग रहा है भाई दिन में कोई 25-30 सिगरेट पी ली हूँ शाम तक, मतलब बिना बिना बस के ही, नशे के ही।
अब ये भाई इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स 2015 के अंदर। ठीक है, इसका इनिशिएटिव था स्वच्छ भारत के लिए। अब इसमें 8 पॉल्यूटेंट्स को शामिल किया गया था भाई। 8 पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से थे? अगर मैं आपको बात करूं तो ये आपके PM 2.5 तो है ही, ठीक है, उसके साथ ही PM 10, ठीक है भैया, उसके बाद NO2, SO2, CO2, तो तीनों टू टू तो है, और चौथा टू ये हो गया 2.5 वाला। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। फिर PM 10 है ही, उसके बाद है आपका ओजोन, ठीक है, NH3 और लेड। ये 8 पॉल्यूटेंट इसके अंदर शामिल थे, ठीक है ना। ओके, तो ये दो चीजें हो गई। उसके बाद आपको भाई एक प्रोसेस लाई गई थी नेशनल, एक मैं आपको बता दूं, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, क्लीन एयर प्रोग्राम, ठीक है। इसके अंदर क्या चीजें थी? इसके अंदर हमें जो पार्टिकुलेट मैटर है उसको कम करना था 20 से 30%, 102 सिटीज के अंदर बाई 2024 तक, ठीक है, और 2017 के लेवल से कंपेयर टू 2017, ठीक है। 5 ईयर एक्शन प्लान था, 2019 में शुरू हुआ था, फर्स्ट ईयर था 2019 में, और 2024 तक ये हमें करना था। ये चीज आपको याद रखनी है। वो पूछ लेता है कि कितने परसेंट की बात है इसमें की गई है, ठीक है, और कब तक है? 2024 तक। ओके, उसके बाद भाई और भी है जो प्रिवेंशन मेजर्स में शामिल है। खैर सारी चीज़ हमें याद नहीं रखनी, क्योंकि और अगर मैं बताऊं तो आपको नेशनल लाइक एयर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट है 1981 का, पर है CPCB। ये आपको याद रखें, क्योंकि इसमें दो चीज़ अलग है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड स्टेट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, वैधानिक संस्था है। ये स्थापित कब हुई थी? स्थापित हुई 1974 में, अंडर वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, इससे तो स्थापित हुई। और पावर कहां से मिली इसकी? पावर किससे मिली? पावर मिली एयर प्रिवेंशन एंड पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट, ठीक है, 1981 से। ये दो चीज आपको याद रखनी है इसके अंदर, कि स्थापित कहां से हुई है, स्थापित किस एक्ट के थ्रू हुई है, वाटर के, और पावर, ठीक है, आप थोड़ी सी ट्रिक बना सकते हो, पावर और एयर, इस तरीके से, ठीक है, तो एयर से इसे पावर मिली है, ठीक है। तो ये चीज आप याद रख सकते हो, ठीक है। और बताने के लिए एक चीज और है, जो लेटेस्ट का प्रोग्राम जो इसमें हुआ था, हालांकि वो लेटेस्ट का नहीं था, बट आपने कई जगह आपने देखा भी होगा वो चीज। एक है वायु। ये वायु क्या है? विंड ऑगमेंटेशन एंड प्योरीफाइंग यूनिट, ठीक है। ये क्या है? डेवलप्ड बाय CSIR नीरी। एक क्वेश्चन बड़ा पूछता है नीरी का मतलब कहां पर है? ये नीरी नागपुर में है ये, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। और ये वायु करेगी क्या? ये एयर को क्या करेगी? प्योरीफाई करेगी, प्योरीफाई करेगी 500 मीटर स्क्वायर एरिया के अंदर, ठीक है। मान चलो ये एक इस तरीके से ये वायु लगा दिया विंडो ऑगमेंटेशन वाला, तो ये अपने चारों तरफ के 500 मीटर स्क्वायर के एरिया को क्या कर देगी? एयर को प्योरीफाई कर देगी, ठीक है। अब ये चीज आपने ना कई जगह दिल्ली में भी देखी होगी, अगर आप में से कोई चंडीगढ़ गया होगा तो चंडीगढ़ में देखी होगी, क्योंकि मैंने वहीं पर देखा था ये विंडो ऑगमेंटेशन, ठीक है, प्योरीफाइंग यूनिट, ठीक है ना। तो वहां पर आपको देखने के लिए, और वहां पर लिखा भी हुआ है 500 मीटर स्क्वायर एरिया पर कुछ इस तरीके से, उसका नाम भी लिखा हुआ है नीडी एयर प्योरीफायर, इस तरीके से, ठीक है। तो यहां पर हमारा ये खत्म होता है भाई।
एयर पोल्यूशन। उसके बाद है आपका वाटर पोल्यूशन। ठीक है यार। अब देखो सेम वही चीज है, एयर में भी जैसे थी सेम वाटर में भी है कि कुछ ना कुछ अनडिजायरेबल मटेरियल मिलेगा इसके अंदर, कुछ पोल्यूटेंट्स मिलेंगे जिसकी वजह से पानी गंदा हो जाएगा, जैसे एयर गंदी हुई थी। ठीक है, सेम वही चीजें हैं। बट यहाँ पर एक चीज ये है कि वाटर पोल्यूशन के अंदर कुछ सोर्सेज क्या हो सकते हैं कि वाटर के अंदर अगर ये पोल्यूटेंट्स अगर मिल रहे हैं, ठीक है, तो वो पोल्यूटेंट्स कहाँ कहाँ से मिल रहे हैं। एक तो हो जाएगा पॉइंट सोर्सेज से और एक है नॉन पॉइंट। जैसे देखो यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये क्या है, ये है पॉइंट सोर्सेज, पॉइंट सोर्स। और ये क्या है, ये है नॉन पॉइंट सोर्स। क्या मतलब है इस पॉइंट सोर्स और नॉन पॉइंट सोर्स का? पॉइंट सोर्स का मतलब है कि डायरेक्टली वाटर में ऐड हो रहे हैं। अब देखो ये नाले टाइप बना रखे हैं, ये देखो ये आपको दिख रहा होगा इमेज में, नाले टाइप है जहां से गंदा पानी सीधा पानी में ऐड हो रहा है। ठीक है, तो ये गंदा नाला है, सीधी सी बात है। उसके बाद नॉन पॉइंट सोर्सेज क्या है कि अब देखो यहाँ ये क्या है, ये रिवर है मान लो, ठीक है। अब यहाँ पर जो पानी गंदा पानी जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? हो सकता है कि घरों में हमने कुछ कपड़े वगैरह धोए, वो पानी सीधा बहा दिया। कुछ बारिश हुई, बारिश में जो खेतों वगैरह के फर्टिलाइजर्स वगैरह साथ में मिलके जो फिर निकल के इसमें ऐड हो रहे हैं, तो वो नॉन पॉइंट सोर्सेज है, किसी एक बिंदु से किसी एक स्थान से नहीं आ रहे हैं, इसलिए हम उसे नॉन पॉइंट सोर्स बोल रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कृषि भूमि हो गया, बिल्डिंग निर्माण स्थल हो गए, ग्रेजिंग लैंड्स हो गई, ठीक है, वो क्या है, वो नॉन पॉइंट सोर्सेज है। ठीक है, यहां पर एक और इमेज है आपके लिए, ये देखो सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, अब यहाँ खुद सोचो। देखो इसके अंदर ये रहा पानी, सीवेज ट्रीटमेंट फैसिलिटीज है, ये पानी इसमें चला गया। अब यहाँ से देखो अर्बन रन ऑफ, जो घरों का पानी है, कोई किसी तरह का गंदा पानी वो इसमें आ गया। कंबशन कार्स, यहाँ से थोड़ी सी कुछ निकला, ये इसमें आ गया। ऑयल स्पिल्स हो गई, जैसे आपने बहुत बार देखा होगा कि जहाज वगैरह जो हो रहे हैं, जो जा रहे हैं समुद्र के अंदर, उनमें से डीजल या पेट्रोल कुछ ना कुछ फैल गया और उसकी वजह से, ठीक है, वो हो गया। और अगर आप और देखना चाहें तो सेप्टिक टैंक्स, ये देखो इसका सीधा ही जा रहा है। अब ये देखो ये है नॉन पॉइंट सोर्सेज, जैसे फार्म से निकल गया, सरफेस फर्टिलाइजर्स, ये सब इसमें जा रहे हैं ग्राउंड वाटर में। ठीक है, तो ये रहा सोर्सेज। ठीक है ना, तो अब तो आप समझ गए होंगे, अच्छे तरीके से डायग्राम दिखा दिया आपको। अब यही चीज हम लोगों को डिस्कस करनी है कि एग्रीकल्चर सोर्सेज से क्या क्या है, रन ऑफ फर्टिलाइजर्स जा रहे हैं। हालांकि मैंने बता दिया सोर्सेज क्या क्या है, तो ज़्यादा उसमें अंदर डेप्थ में नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर ज़्यादा ही फिर आप सोचोगे कि पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ हम बड़े उससे करते हैं कि यार पूछ लेता है वो थोड़ा स्टेटमेंट बना के या पर एनालिटिक तरीके से। मान के चलो अगर ये वाटर है, ठीक है, मैंने आपको एक वाटर बता दिया, ये मैंने एक तालाब बनाया इस तरीके से, ठीक है, इसमें पानी है। अब मान के चलो ये पानी क्या है, ये क्या है, इसमें अंदर वेस्ट वगैरह ज्यादा है, ये पूरा नीचे तक वेस्ट ही वेस्ट है। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन है वो इंक्रीज हो जाएगा, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इंक्रीज हो जाएगा। और उसकी वजह से क्या होगा, जो ऑक्सीजन कंजम्पशन है वो क्या होगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। अब जो ऑक्सीजन कंजम्पशन इंक्रीज हो जाए, देखो मैं दोबारा समझाऊंगा आपको, ऑक्सीजन कंजम्पशन अगर इंक्रीज हो जाएगी तो इससे क्या होगा, जो जल में घुली हुई जो ऑक्सीजन है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। क्या मतलब है इस चीज का जो मैंने आपको बताई है? देखो यार, जब आपने बहुत बार देखा होगा कि हमारे जो तालाब वगैरह है, कहीं पर भी आपने देखा होगा, उसमें जब एक्सेस अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं या कुछ पॉल्यूटेंट्स वगैरह की वजह से क्या होता है, वो मतलब एक समय पर पानी उसमें, जैसे बहुत बार आप लोगों ने गाँव वगैरह में सुना होगा कि एक टाइम था, हमारे टाइम में ये जो तालाब थी इसमें बहुत साफ पानी हुआ करता था, या फिर कोई बम्बा वगैरह हो गया, नाला वगैरह हो गया, इसमें साफ पानी आया करता था। आजकल देख लो क्या काला काला पानी आ रहा है इसमें। तो ऐसी बहुत सारी बातें आपने सुनी होगी। तो उसमें मेन चीज क्या है
अब क्या है कि उसमें वेस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा है। अब वेस्ट की वजह से कुछ लाइक आप अगर देखोगे तो कुछ ऑर्गेनिजम्स वगैरह हो गए या फिर कुछ ना कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं, ठीक है, डेड डिके भी हो सकता है। अब नीचे की नीचे तरफ जो जल के अंदर जो घुलनशील ऑक्सीजन है, ठीक है, अब डिकम्पोजिशन होगा, ठीक है, डिकम्पोज होगी तो उसके अंदर ऑक्सीजन लगेगी। तो जो जल में घुलनशील ऑक्सीजन भी तो होती है, जिसे जैसे हमारे जल में जो जीव होते हैं वो ऑक्सीजन कैसे लेते हैं? क्या वो बाहर आके लेते हैं? नहीं। तो जल में घुलनशील ऑक्सीजन होते हैं, उसी से ही तो वो अपना मतलब ऑक्सीजन लेते हैं। अब जब उनके लिए जल में घुलनशील ऑक्सीजन ही कम हो जाएगी तो वो जिंदा बचेंगे क्या? नहीं बचेंगे ना। एक घटना मैं आपको बताता हूँ, फॉरेन कंट्री में हुई थी। तो एक तालाब के अंदर मछलियां जो है मरी हुई ऊपर आ गई थी। क्यों? क्योंकि जो जल में घुलनशील ऑक्सीजन थी वो खत्म हो गई, वो बची नहीं। अब वो कहाँ से जिंदी रहती? पॉल्यूशन, पॉल्यूटेड, वो जो झील थी वो इतनी ज्यादा पॉल्यूटेड हो गई कि उसमें ऑक्सीजन बची ही नहीं, जा ही नहीं रही नीचे तक, इस वजह से। ठीक है। तो कई बार चीजें आ जाती हैं कि ऑक्सीजन जो जल में घुली हुई जो ऑक्सीजन है वो कम हो जाएगी अगर डिकम्पोजिशन रेट बढ़ जाएगा तो यहां से एक स्टेटमेंट वो निकाल सकता है कि इफ रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इंक्रीज देन वाटर सोल्यूबल ऑक्सीजन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो नहीं भैया, रॉन्ग है, वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ओके, ठीक है ना। जैसे अब देखो बायोकेमिकल, जैसे इसको बोलते हैं जो डिकम्पोजिशन वाली होती है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, अगर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज हो जा रही है, ठीक है, तो डिजोल्व ऑक्सीजन डिक्रीज हो जा रही है। इसके साथ एक इनडायरेक्ट रिलेशन होता है डिजोल्व ऑक्सीजन का, इनडायरेक्ट रिलेशन अपॉन, ठीक है, बीओडी के साथ, बीओडी के साथ डिजोल्व ऑक्सीजन का इनडायरेक्ट रिलेशन ऑफ बीओडी। डिजोल्व ऑक्सीजन ज्यादा तो बायोकेमिकल जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो कम हो जाएगी। ठीक है ना भैया। तो ये एक रिलेशनशिप मुझे आपको बताना था, ये मैंने बता दिया आपको। अब उसके बाद एक चीज और है, यहां जाइए आप लोग, अंडरग्राउंड वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर पॉल्यूशन, ठीक है ना। तो अंडरग्राउंड वाटर पॉल्यूशन में कुछ कुछ चीजें होती हैं। जैसे अंडरग्राउंड वाटर के अंदर आप देखोगे कहीं पर फ्लोराइड है, यूरेनियम, हैवी मेटल्स, नाइट्रेट्स, फॉस्फेट, ये कई बार उसमें आ जाते हैं। जैसे अंडरग्राउंड वाटर होगा, कहीं पर इंडस्ट्री वगैरह लगी हुई है, ठीक है, कहीं पर कुछ टेस्टिंग वगैरह चल रही है, कहीं से मेटल निकाल रहे हैं, तो वहाँ पर जो अंडरग्राउंड वाटर है वह कहीं ना कहीं ये चीज़ें मिलेंगी। आप झारखंड उड़ीसा साइड, इधर साइड देख लो आप लोग, ठीक है, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ रोग वगैरह भी हो जाते हैं। और वही चीज़ हमें यहाँ पर देखनी है, कई बार वो क्वेश्चन पूछता भी है। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा क्या चीजें हैं। अब देखो क्या होगा, मैं आपको अगर बताऊं नाइट्रेट्स, मैं आपको कुछ लाइक पोल्यूटेंट्स के नाम बता देता हूं, नाइट्रेट्स, ठीक है, उसके बाद आर्सेनिक, ठीक है, देन फ्लोराइड, उसके बाद मरकरी, उसके बाद कैडमियम, देन लेड। इन्हीं से ही मेन नाइट्रेट से क्वेश्चन पूछता है वो, लाइक पॉल्यूटेंट से, कि भाई इनकी वजह से कौन सा रोग होता है। कई बार पूछा भी गया है कि जो इताई इताई रोग है या फिर नौकनी, तो होगा क्या इनकी वजह से। जैसे देखो नाइट्रेट्स है, तो नाइट्रेट्स की वजह से होगा आपको क्या, ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है, और वो इस तरीके से पूछते भी हैं कि ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी वजह से होगा, या फिर आर्सेनिक की वजह से ब्लैक फुट, ब्लैक फुट डिजीज, ठीक है, जो पैरों के बीच में काला काला सा पड़ जाता है ना, फ्लोराइड की वजह से नौकनी, मरकरी मीनामाटा, कैडमियम की वजह से इताई इताई रोग, और लेड की वजह से एनीमिया। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए भाई किसकी वजह से कौन सा रोग हो रहा है, इताई इताई या फिर आउच आउच करके कुछ होता है, ठीक है, सिंड्रोम।
ठीक है भैया, ये चीज आपको समझ आ गई? ठीक है, और कुछ? बस इसमें इतना ही बहुत है। ओके, आगे आपको अब बात आती है मिटिगेशन की। भाई यार मतलब अगर ये पॉल्यूशन हो रहा है तो कुछ ना कुछ मिटिगेशन फीचर्स भी होंगे ताकि हम इस जो वाटर पॉल्यूशन है इसे रोक सकें। तो बिल्कुल है, मिटिगेशन या फिर कंट्रोल कैसे करोगे। मैं आपको बड़ा तरीका एक बताता हूँ। एक तो है कि रिपेयरिंग बफर लगा दो। ये रिपेयरिंग बफर होते क्या है, जैसे देखो मैं एक चीज आपको बता दूं। ये रिवर बह रही है ऐसे, ऐसे ये इसका कोर्स है। या तो हम इसके आसपास पेड़ पौधे लगा दें, ठीक है, ओके, पेड़ पौधे लगा दें। वो क्या करेंगे, पेड़ पौधे, यहां से कोई भी वैसा इधर उधर का पानी आ रहा है ना जो भी, जो इसमें मिलेगा, तो ये पेड़ उसको रोक के ना बहुत सारे उसके पॉल्यूटेंट्स को रोक लेंगे। ठीक है, सोख लेंगे अपने अंदर, तो साफ पानी ही जाने देंगे। ऐसी कई बार चीजें की जाती हैं। रिपेयरिंग बफर हो गए। दूसरा है आप वाटर हियासिंथ लगा दो। है, ये कितना तगड़ा बड़ा बोल दिया भाई। जल खुंबी जो होती है, देखी होंगी आपने, जो आपके गांव में पोखर वगैरह तालाब वगैरह होंगे तो उनमें जल खुंबी वगैरह होती है। ये क्या करती है, ये अ, जैसे ये एक तरह से इस तरह की एक पत्ती वगैरह लगा के या फिर कुछ तरह से ऐसे उगी हुई होती है। ठीक है, हरे कलर की होती है ये क्या करती है, यहां से नीचे से पानी जो होता है ना, ये टॉक्सिक मटेरियल जो होता है पानी के अंदर, टॉक्सिक जो मटेरियल है उसको क्या करती है, उसको सोख लेती है, ले लेती है। ठीक है, तो उनको क्या करती है, और वाटर को प्योरीफाई करने का एक काम करती है। इस वजह से इनको लगाया भी जाता है जलकुंभी। ठीक है, अब भाई ऑयल स्पिल्स के लिए तो आपको पता है ऑयल जेपर्स का यूज किया जाता है, और उसमें तो आपको कोई बताने की जरूरत है नहीं। ठीक है, उसके बाद है एक बायो रेमिडिएशन और एक फाइटो रेमिडिएशन। ये एक डिफरेंस पूछ सकता है बायो और फाइटो रेमिडिएशन के अंदर। तो जो बायो रेमिडिएशन है उसमें हम वाटर को साफ करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं, ठीक है, और ऐसे बोलते हैं जैवोपचार, और ये पादपोपचार फाइटो रेमिडिएशन। और फाइटो रेमिडिएशन में प्लांट्स का यूज करते हैं। प्लांट्स लाइक आपके लिए मैंग्रोव हो सकता है, एस्चुरी हो सकती है, और पॉपुलर ट्री हो सकता है, व्हाइट बुल हो सकता है, सनफ्लावर हो सकता है, इंडियन मस्टर्ड हो सकते हैं। तो ये क्या है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, बाकी भाई आपको कुछ कुछ जो बहुत ही फेमस है, जैसे रिवर गंगा प्रोजेक्ट हो गया, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान हो गया, स्मार्ट सिटीज मिशन हो गया, अमृत तो जो योजना है वो हो गई। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स की वजह से, तो ये तो आपके करंट अफेयर्स वाली चीजें हैं। तो आई होप ये वाटर पोल्यूशन वाली भी आपको चीजें हो गई होंगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग, कौन सी आपको दिख रहा होगा, सॉइल पॉल्यूशन। ठीक है, तो भाई मिट्टी सेम वही चीज है। मिट्टी के अंदर भाई उसके रासायनिक या भौतिक जैविक गुणों में कुछ खराबी आ जाए, या फिर मिट्टी की उत्पादकता कम हो जाए कुछ पॉल्यूटेंट्स के मिलने की वजह से, तो उसे क्या बोल रहे हैं, या फिर मृदा का क्षय हो जाए, उसे सॉइल पॉल्यूशन बोल रहे हैं। और सॉइल पॉल्यूशन किसकी वजह से हो सकता है, इरोजन की वजह से भी हो सकता है, माइनिंग की वजह से हो सकता है, एग्रीकल्चर हाउस होल्ड वेस्ट की वजह से, प्लास्टिक्स की वजह से, जो भाई मिट्टी में मिल जाते हैं। ठीक है ना, जैसे कुछ हाउस होल्ड वेस्ट जो होते हैं, जैसे गटर वाला पानी हो गया, या फिर कुछ ना कुछ और चीज़ें हो गई। एग्रीकल्चर वेस्ट है जो रासायनिक पदार्थ जो होते हैं, पेस्ट इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंगिसाइड। इरोजन, इरोजन हो रहा है, या फिर जो माइनिंग वगैरह होती है जहाँ पर, तो वहाँ से राख वगैरह इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। ठीक है, तो मेन तो इसमें यही है, सॉइल इरोजन में ज़्यादा, सॉइल पॉल्यूशन वाले में ज़्यादा कुछ करना नहीं है आपको, और ये सारी चीज़ें आपको पता भी है वैसे भी किस किस वजह से होता है। ठीक है,
मेन चीज़ है आप कैसे इनको रोक सकते हो, कैसे रोक सकते हो। आपको जो 4R पॉलिसी पर काम करना है, ठीक है, रिसाइकल, रीयूज, रिफ्यूज, ठीक है, रिड्यूज। यहाँ पर प्लास्टिक बैग्स को बैन करना है, ठीक है। सीवेज जो है प्रॉपरली ट्रीट करने, ऐसा नहीं है लीकेज हो रही है उसमें, ठीक है। इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होते हैं उनको अच्छे तरीके से भाई मेटल मिनरल्स को, न्यूट्रिएंट्स को उसमें से निकाल के तब वो बहाना है, ठीक है। बायोमेडिकल वेस्ट वगैरह हो गया, उसको भाई कलेक्ट करना है। ऐसे नहीं है कि ऐसे ही छोड़ दिया, सरंज कहीं पड़ी है और कहीं पर ग्लूकोज वगैरह पड़ी है, ठीक है। तो भाई यही सारी चीज़ें हैं, और कुछ नहीं है सॉइल पॉल्यूशन में, तो ज़्यादा बताने लायक है भी नहीं इसमें। तो भाई इतना ही है। आगे और है नॉइज पॉल्यूशन। आपको दिख भी रहा होगा, ये देखो कितनी ज़्यादा से नॉइज, नॉइज की वजह से भाई आपने देखा होगा कि जैसे कई बार होता है गांव में से बारात जा रही है, तो घर के पास में ऐसे होते हैं कि कुछ बड़े बुजुर्ग होते हैं या फिर कुछ बच्चे होते हैं, जोर जोर से भाई घुमक बन रही है, बेस बन रहा है, तो उस वजह से इतना पॉल्यूशन, इरिटेशन होती है, चिड़चिड़ाहट होती है, कानों से खून भी आने लगते हैं बहुत बार। तो वो क्या है, वो नॉइज पॉल्यूशन है, ठीक है। अब कोई भी नॉइज आवाज जो होती है, जो अनवांटेड होती है बाय द रिसिपिएंट, जैसे मैं हूँ, अब मेरे लिए कोई भी आवाज़ है जो मेरे कानों को भाई पसंद नहीं आ रही, या फिर हो सकता है इरिटेशन हो रही है मुझे, वो क्या है, वो पॉल्यूशन है, नॉइज पॉल्यूशन है। इसको डिनोट किया जाता है, मेजर किया जाता है डीबी के अंदर, डी बी, डबसन यूनिट, सॉरी डबसन यूनिट नहीं, डीबी खाली, ठीक है। और एक डीबी इक्वल टू 1 dB इक्वल टू 1/10 ऑफ बेल बॉल, ठीक है। ये एक पूछ लेता है वो कितने के बराबर होती है, 1 dB इक्वल टू 1/10, ठीक है। अब नॉइज पोल्यूशन के बारे में अब मैं कुछ आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देता हूँ। WHO के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है भाई, सुना है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। उसने एक लेवल तय किया है कि नॉइज का, ठीक है, प्रेस्क्राइब्ड ऑप्टिमम लेवल कितना हो सकता है। इसने बताया कि भाई 45 dB तो डे के अंदर, और 35 dB जो है वो नाइट के अंदर। ये लेवल अच्छा है। 80 dB से ऊपर अगर चली जाए तो वो क्या है, वो खतरनाक है भैया, वो खतरनाक है, खतरनाक है, ठीक है। अब ये तो हो गए वर्ल्ड वाइड, जो WHO ने दिया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। क्या हम अपने नहीं बनाएंगे? क्या हम सिर्फ उसी पर निर्भर रहेंगे? तो नहीं। हमारे यहां एक एक्ट आया, नॉइज पॉल्यूशन कंट्रोल एंड रेगुलेशन एक्ट 2000। तो भाई इस एक्ट के थ्रू अलग अलग एरियाज के अंदर नॉइज पॉल्यूशन को, लाइक जो नॉइज है, आवाज कितनी होनी चाहिए, उसको डिफाइन किया गया कि यार इतने डीबी तक आवाज होगी तो ठीक है, इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए। अगर मैं आपको बात करूं कि हम, और ये बताया किसने है, ये CPCB ने बताया। याद करो मैंने आपको एयर पॉल्यूशन में बताया था CPCB के बारे में, ठीक है। अब जो परमिशेबल नॉइज लेवल है वो कितना है, इंडस्ट्री के अंदर कितना है, इंडस्ट्रियल में कितना है, सेम ऐसे कमर्शियल एरिया जो व्यावसायिक एरिया है वहां कितना है, या फिर रेजिडेंशियल जहां पर लोग रहते हैं वहां कितना है, ठीक है। और फिर एक साइलेंट जोन होते हैं वहां पर कितना है, ठीक है भैया। अब अगर मैं इंडस्ट्रियल एरिया की जो कंपनी वगैरह होती है वहां पर कितना है, वहां पर उन्होंने बताया कि 75 dB तो डे में होना चाहिए, एंड 70 dB नाइट में होना चाहिए, 75-70। उसके बाद सीधा 10-10 की वेटेज है। जैसे देखो कमर्शियल में 65 dB डे, ठीक है, एंड 55 dB नाइट। रेजिडेंशियल में 55 dB डे एंड 45 dB नाइट। साइलेंट जोन क्या होते हैं, साइलेंट जोन होते हैं जैसे कि जो हमारे स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, कोर्ट है, तो उनके चारों तरफ 100 मीटर का एरिया
वो क्या है, वो साइलेंट जोन है। तो वहां पर आवाज जो होनी चाहिए 50 dB डे एंड 40 dB नाइट। ठीक है, तो ये लिमिट आपको याद होनी चाहिए भाई, कितनी कितनी लिमिट है। वो पूछ सकता है कि कमर्शियल में कितनी होनी चाहिए, भाई कमर्शियल में हमें पता है 65 से 55 है। रेजिडेंस जहां पर हम लोग रह रहे हैं वहां पर कितनी, एटलीस्ट आपको हम लोग जहां पर रहते हैं उतना साइलेंट जोन इंडस्ट्रियल वाली तो पता होनी चाहिए। जहां हम लोग रह रहे हैं वहां पर कितनी, 55 से 45। साइलेंट वाले में भाई कोर्ट है, धमकी दे देगा 50 से 40। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, नॉइज पोल्यूशन है, कुछ लिमिट्स हैं। और उसके बाद कंट्रोल कैसे कर सकते हैं भाई, कंट्रोल के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे BS6 की गाड़ियाँ लेकर आओ और रोड के आसपास जो पेड़ पौधे वगैरह है वो लगाओ। ठीक है, उसके बाद भाई एयर ट्रैफिक नॉइज जो है नॉइज रेगुलेशंस लेकर आओ, वेल मेंटेन रोड्स होनी चाहिए। ठीक है, ग्रीन बेल्ट लगाओ ट्रीज की। ओके भैया, उसके बाद कुछ लॉ वगैरह भी है। अब इतना ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं, क्या क्या लॉ है, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, बस इतना ही याद रखिए। जो नॉर्मल चीज़ें आप लोग कर सकते हो उतना ही आप लोग याद रखिए। ठीक है, उसके बाद है आपका रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। देखो यहाँ पर आपको इमेज भी दिख रही होगी। अब रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, आपने, मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ कि आपने एक बड़ी, आप जब हिस्ट्री पढ़ते हो तो एक चीज़ आपने बड़ी गौर से पढ़ी होगी कि हिरोशिमा और नागासाकी के अंदर लिटिल बॉय और वो बम फेंके थे। ठीक है, अमेरिका ने जापान पर, उसका उसकी जो भुगतान है वो अब तक वो कर रहा है। मतलब वो जो एरिया है हिरोशिमा नागासाकी, वहां पर इतनी ज्यादा रेडियो एक्टिविटी है कि वहां पर जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, कोई लंगड़ा कोई लूला, किसी को कुछ रोग है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है। तो सोचो ये रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन कितना खतरनाक हो सकता है। तो इंक्रीज इन द नेचुरल रेडिएशन लेवल इन द एनवायरमेंट। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन क्या है, इंक्रीज, रेडिएशन का इंक्रीज होना एनवायरमेंट के अंदर, जिसकी वजह से सीरियस इश्यूज हो सकते हैं ह्यूमन हेल्थ को। ओके, रेडियम, पोटाशियम, यूरेनियम, थोरियम, कार्बन 14, प्लूटोनियम, ये क्या है, ये वही है। अब अगर मैं डैमेज की बात करूं, इसकी वजह से क्या डैमेज हो सकता है। अब डैमेज को हम लोग दो तरीकों में डिफाइन करते हैं, एक है आपका सोमेटिक और एक है आपका जेनेटिक। सोमेटिक में क्या है, जेनेटिक में क्या है। सोमेटिक का सीधा सा मतलब है जो हमारे रिप्रोडक्शन से जुड़ा ना हो। ठीक है, और ये जेनेटिक रिप्रोडक्शन से जुड़ा हो। ठीक है भैया, अब रिप्रोडक्शन से जुड़ा ना हो, जैसे कि हमारे बाल झड़ना, ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स जो है वो कम होना, कैंसर का होना, और रिप्रोडक्शन से जुड़े होने के कारण क्या है, जेनेटिक म्यूटेशन। मैं ठीक हूं, मेरी वाइफ ठीक है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन हुआ बहुत सारी, बच्चा क्या हो गया, लंगड़ा लूला पैदा हो गया, या फिर कुछ और तरीके के उसको नुकसान हो गए शुरू से ही, जैसा हिरोशिमा नागासाकी के अंदर देखा गया। ठीक है, तो वो चीज है भैया। और वर्ल्ड में अगर आप बात करोगे ना, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो लाइक न्यूक्लियर पावर प्लांट की वजह से जो डिजास्टर्स आए हैं, जिससे रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन फैला है, वो एरिया अब तक सील है, सील कर रखे हैं। ऐसा नहीं है कि वहां पर लोग रह रहे हैं या फिर उस तरीके से वहां पर जाना अलाउड नहीं है। जैसे देखो मैं कुछ एरियाज बताता हूँ, 3 माइल आइलैंड हो गया, वो लोकेशन पूछ सकता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। 3 माइल आइलैंड हो गया, ये कहाँ पर है, USA का है। ठीक है, उसके बाद चेरनोबिल है, USSR का हो गया। ठीक है, फुकुशिमा दाइची हो गया, ये कहाँ का है, ये फुकुशिमा दाइची ये जापान का ही है। ठीक है, तो ये कुछ एरिया है जहाँ पर ये डिजास्टर्स जो है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन की वजह से जो डिजास्टर्स आए हैं, वो उसकी वजह से रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन फैला है, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ठीक है ना। बर्ड्स पर क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं, बर्ड्स पर इफेक्ट हो सकते हैं भाई, उनकी बॉडी जो है जल्दी से हीटअप हो सकती है, क्योंकि छोटी सी बॉडी होती है, स्मॉल बॉडी है, वेट ही कितना है।
अब रही बात प्रिवेंशन की, तो प्रिवेंशन के लिए आप कर सकते हो भाई कि प्रॉपर साइट होनी चाहिए जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की, कंस्ट्रक्शन अच्छा होना चाहिए, वेस्ट जो है जो स्टोर कर रहे हो डिस्पोज अच्छे तरीके से सेफ तरीके से करो, ठीक है। बाहर जो जो भी हम एलिमेंट्स का यूज कर रहे हैं उसकी जो भी चीज़ें हैं वो बाहर नहीं निकलनी चाहिए, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं, जो चीज़ें बताने की है वो मैं आपको बताता चल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ई वेस्ट। ई वेस्ट पॉल्यूशन, अब आपको दिख भी रहा होगा, देखो कितना इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हम लोग मतलब निकाल रहे हैं भाई। थोड़ा सा फ़ोन ख़राब हुआ, फेंक दो, नया ले आऊँगा। अब वो फ़ोन जाएगा कहाँ? वही वेस्ट में। या फिर गाँव में तो कैसा होता है कि थोड़ा सा फ़ोन ख़राब हुआ, भाई नहीं बनवा रहे, दूसरा ले लिया फ़ोन, मतलब बंद हो गया वो, जीरा वाला आया, उससे जीरा ले लिया तोल के भाव। अब वो कहाँ लेकर जाएगा? इधर उधर फेंकेगा वो भी, मतलब किसी को बेच देगा। अब वो उसमें से मेन पार्ट्स जो हैं वो निकाल लेगी, बाकी भाई फेंक देगी, कंपनी वगैरह जो होती हैं जितनी भी। तो यही है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं वैसे बताने लायक, बस इतना ही है कि भाई रेगुलरली दिन ब दिन ये बढ़ता जा रहा है। बट मैंने आपको बताना था कि इस तरह का एक वेस्ट भी होता है, पॉल्यूशन भी होता है, ई वेस्ट पॉल्यूशन। हाँ, सबसे ज़्यादा जो है, जो मैं आपको थोड़ी फैक्ट वाली बात है कि महाराष्ट्र जो है वो सबसे बड़ा ई वेस्ट कंट्रीब्यूटर है, बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है, बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ ई वेस्ट, ठीक है। देन उसके बाद तमिलनाडु है, एंड देन आंध्र प्रदेश, देन यूपी, ठीक है। बस इतना ही आपको याद रखना है। हाँ, ई वेस्ट के पॉल्यूशन मैं लाइक निकलवाने के लिए, लाइक रोकने के लिए एक कन्वेंशन कराया हुआ है, बेसल कन्वेंशन। हालांकि ये कन्वेंशन मैं आपको आगे करवाऊंगा कि कौन कौन से कन्वेंशन हम लोग को पढ़ने हैं। एक बार बस मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, बेसल कन्वेंशन है जो ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट को, हैजर्डस वेस्ट जो है उसको रोकने के लिए है। रोटरडैम कन्वेंशन है जो प्रायर एंड फर्म देने के लिए कि भाई ये हमारा वेस्ट है, इस तरह का वेस्ट है, इसको इस तरह से यूज करना है, इस तरीके से आपको इसको डिस्पोज करना है, तो वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए, ठीक है। बाकी तो इसमें कुछ है नहीं, और तो बस हो गया। एक और है इसमें बस जो हमें पढ़ना है, वो है आपका एक प्लास्टिक पॉल्यूशन। प्लास्टिक पॉल्यूशन, ठीक है भैया। देखो ये रहा प्लास्टिक पॉल्यूशन, इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये रहा प्लास्टिक पॉल्यूशन। यहाँ दिख रही होगी भाई, अलग अलग प्लास्टिक बोतल्स वगैरह हैं। अब देखो यार, प्लास्टिक्स जो पॉल्यूटेंट्स हैं, ठीक है, उनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं माइक्रो, मैक्रो, मेगा में। सबसे पहली जो प्लास्टिक जो यूज हुई थी, फर्स्ट प्लास्टिक यूजिंग, वो थी आपकी बेकेलाइट। और ये बनी कैसे थी? ये बनी थी भाई फॉर्मल्डिहाइड प्लस फिनॉल से। ये थी बेकेलाइट, इसे बोलेगा बेकेलाइट, क्योंकि एक साइंटिस्ट थे लियो बेकेलैंड, उन्होंने सिंथेसाइज किया था फर्स्ट प्लास्टिक को, ठीक है, 1907 के अंदर। तब इसका नाम बेकेलाइट दिया गया था, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि बेकेलाइट किससे बनता है, फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल से। ओके, तो भाई ये हमारे प्लास्टिक पॉल्यूशंस को लेकर कुछ, मतलब जो चीज़ मुझे बतानी थी उतना ही है इसमें बताने लायक, बाकी तो इसमें कुछ है नहीं। हाँ, प्राइमरी प्लास्टिक और सेकेंडरी प्लास्टिक आप कर सकते हो। जैसे प्राइमरी प्लास्टिक है ओरिजिनल फॉर्म में होती है, सेकेंडरी प्लास्टिक है भाई डिग्रेड हो जाएगी, या फिर थोड़ा बहुत चीज़ें काट के अलग फॉर्म में हम बना देते हैं, तो वो सेकेंडरी प्लास्टिक है, ठीक है। और कुछ नहीं है इसमें, बस इतना ही है। बाकी आप रिसाइकल कर सकते हो भाई, चार चीज़ें हैं, रिसाइकल, रिड्यूज, रीयूज करो, रिफ्यूज करो, ये सारी चीज़ें हैं, और कुछ नहीं, ठीक है भैया। तो पॉल्यूशन आपका यहाँ पर कंप्लीट है, इसमें और कुछ है नहीं बताने के लिए। जो आपकी काम काम की चीज़ें वो मैं आपको बता चुका हूँ, लिखवा भी चुका हूँ, ठीक है। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। ये आपका पॉल्यूशन यहाँ पर ख़त्म हो गया। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना है आपको, ठीक है।